वज़ीर-ए-आज़म या तो खुद असम्बलियाँ तोड़ दें या फिर वज़ीर आला पंजाब तब्दील कर दें। शादी करते हुए बेटी की अपनी मर्जी मत ठूंसी उसके ऊपर। तारीख से बेबहरा औरतें हैं कि ये वो जंगल का निज़ाम था जिसको ख़त्म करके हमने माशरे की तरफ कदम रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किसी का साथ छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन देर तक साथ निभाना आसान काम नहीं होता। साथ निभाने का दावा हर कोई करता है, लेकिन जब साथ निभाने का वक्त आता है तो ऐसे में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। ऐसा एक वाक़या कुछ यूँ है कि 1937 में इंग्लैंड में दो टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन गैर यकीनी मौसम ने मैच का सारा मज़ा ख़राब कर दिया। एकदम से शदीद धुंध छा गई और यूँ फुटबॉल का मैच 60वें मिनट में शदीद धुंध की वजह से रोक दिया गया। लेकिन एक टीम का गोलकीपर मैच के ख़त्म हो जाने के बाद भी 15 मिनट तक कीपिंग के लिए खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपने पीछे बैठे हुजूम की शोर की वजह से रेफरी की सीटी नहीं सुनी थी। वो अपने बाजुओं को फैलाए हुए और अपनी तवज्जो मरकूज़ करके गोल पोस्ट पर खड़ा रहा और गौर से आगे देखता रहा। अच्छा, 15 मिनट के बाद जब स्टेडियम का सिक्योरिटी अमला उसके पास पहुंचा और उसे इतला दी गई कि मैच मनसूख कर दिया गया, तो गोलकीपर ने शदीद गम के साथ कहा कि कितने अफसोस की बात है कि जिनके दिफा के लिए मैं खड़ा था वो मुझे भूल गए। अच्छा, ज़िंदगी के मैदान में कितने ऐसे साथी मौजूद होते हैं जिनके मुफादात के दिफा के लिए हम अपना वक्त, सलाहियत, तवानाई सब कुछ सर्व किए होते हैं, लेकिन हालात की धुंध में वो हमें भूल जाते हैं। दोस्त और साथियों को खेल के मैदान और ज़िंदगी के हालातों वाक़यात के सर्दी और गर्मी में हमेशा उन्हें याद रखकर उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एक आला ज़र्फ़ इंसान की यही निशानी होती है। लेकिन जैसा कि इस वाक़े में नज़र आता है कि गोलकीपर को उसके साथी तनहा छोड़कर चले गए, ठीक वैसे ही सियासत में भी अपने पराए होते देर नहीं लगाते, क्योंकि सियासत मफादात का खेल है जहाँ कोई अपना नहीं होता। वक्त आने पर हलीफ हरीफ में बदल जाता है, हरीफ हलीफ में बदल जाता है। मुफादात जैसे कि आप अपोजिशन को देख लें जो आपस में लड़ती रही। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद से राहें जुदा की। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून तो एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन मुफादात के इस खेल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मजबूरी में सही लेकिन एक दूसरे को गले लगा लिया। अब इसी तरह काफ लीग, एमक्यूएम पाकिस्तान और तरीन ग्रुप हैं जो बज़ाहिर तो हुकूमत के साथ वफा निभाने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के अपने आंखें ज़रूर दिखाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी अब जो सियासी फ़ज़ा बनी हुई है वो वफ़ा ख़रीदने, वफ़ा बदलने की फ़ज़ा है। अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों और अपनों को तोड़ना चाहती है और इसी का मौका देखते हुए हुकूमत के अपने भी उससे नाराज़ नज़र आते हैं। जैसे कि जहांगीर तरीन साहब के बाद अब अलीम खान हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। अलीम खान पर भी करप्शन केसेस चल रहे हैं। सियासी हल्के कहते हैं कि जी अलीम खान केसेस की वजह से इमरान खान से नाराज़ हैं और वह शायद इस मौके की तलाश में थे कि वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकें। अच्छा, अलीम खान साहब ने अपनी नाराज़गी का इजहार कर ही दिया। अब खबर ये कि अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद हुकूमत और अपोजिशन के अलावा इत्तेहादी जमातें मुतहरिक नज़र आ रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमाओं के अलावा जो आज़ाद अरकान है उनकी अहमियत भी वाज़ेह हो रही है। अच्छा, तमाम जमातों ने, अरकान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो है उनसे राब्ते तेज़ कर दिए और इसी हवाले से सियासी सूरत हाल अदम एतमाद की तहरीक पर तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन के ग्रुप ने आज लाहौर में एक अहम मुशावरती इजलास तलब किया, जिसमें अलीम खान ने भी शिरकत की और अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप ने शमूलियत इख्तियार कर ली। सियासी हल्के भी कह रहे हैं कि जी अलीम खान वज़ीर आज़म के लिए नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए खतरे की घंटी बजाना चाहते हैं। और वैसे भी ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद आने वाले वक्त में पंजाब का वज़ीर आला तब्दील हो ही जाएगा और इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन ने तो इन हाउस तब्दीली की सूरत में परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला की पेशकश की है। अच्छा, अलीम खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अपने अलीम खान के जो जेल के दिनों में उन्होंने बहुत मदद की थी और ख़ुसूसी तौर पर परवेज़ इलाही साहब ने उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी करके अलीम खान साहब को रिलीफ दिया था, जिस पर अलीम खान साहब शायद परवेज़ इलाही साहब को एहसानमंद नज़रों से देख रहे हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब पर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने का दबाव भी बढ़ रहा है। अच्छा, इससे जुड़ी एक और ख़बर ये भी है कि जी सारी जो सियासी सूरत हाल है उसको देख कर परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को अहम मशवरा ये दिया है। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पंजाब हुकूमत के वज़रा की मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दिया। अब ज़राए क्या बताते हैं कि परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को ये मशवरा देते हुए कहा कि सियासी हालात ये तकाजा करते हैं कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले और परवेज़ इलाही के बकौल हालात तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं
यानी परवेज़ इलाही शायद ये भी कहना कि चाहते थे कि जो पहले फ़ैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। अब ये जो इश्क वज़ीर आज़म साहब को परवेज़ इलाही साहब, ये शायद ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म या तो ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ दें या फिर वज़ीर आला पंजाब तब्दील कर दें। अब ऐसे ये बात हकीकत है कि अब इमरान खान साहब के अपने भी तब्दीली ही चाहते हैं। ज़रा अलीम खान साहब का क्लिप चलाइएगा। आपने अलीम खान साहब को, आज अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप में एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। अलीम खान ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि जी तहरीक इंसाफ की जिदोजहद में जिस जिसका हिस्सा है उसमें जहांगीर तरीन भी नुमायाँ हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन साहब से काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई। अब इसका जवाब वो कहते हैं जी आज तक बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको मिल नहीं सका है। वो तमाम लोग जिन्होंने नए पाकिस्तान की जिदोजहद में इमरान खान साहब के साथ काम किया, जिदोजहद को आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना लगाया, उन तमाम लोगों को क्यों नज़रअंदाज किया गया है, इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल सका। अच्छा, अलीम खान साहब ने यह भी कहा कि हम में से किसी को कोई अफसोस नहीं होता अगर आज हमें ये लगता है कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की वो अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी की जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, और ख़ासतौर पे पीटीआई के कारकुनों को और वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। अच्छा, अलीम खान साहब ने यह दावा भी किया कि वो पिछले 4 दिनों में, वो बता रहे हैं कि जी 4 दिनों में 40 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली से मिल चुके हैं। उनमें से अक्सरियत आज के हालात पर, ख़ास तौर पर पंजाब की जो तर्ज हुक्मरानी है उस पर तशवीश में मुब्तला है, और साथ ज़रा ये दावा भी कर रहे हैं कि जी अलीम खान साहब 1 महीने में 10 वज़रा समेत 40 अरकान सूबाई असम्बली से राब्ते कर चुके हैं। और एक खबर ये कि जी पंजाब में जहांगीर तरीन साहब के साथ 20 MPAs हैं, जहांगीर तरीन के 20 MPA भी अपोजिशन का साथ दें तो पंजाब में अदम एतमाद हो सकता है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप 65 अरकान 65 अरकान की जो हिमायत उसका दावा करते हैं, और दोनों मजबूत ग्रुप बनाकर नए वज़ीर आला पंजाब का मुतालबा इमरान खान साहब के सामने रख सकते हैं। और शायद वज़ीर आज़म भी हालात की संगीनी को समझ रहे हैं और सूरत हाल को देखते हुए, कह लें कि सूरत हाल को देखते हुए ही इमरान खान साहब ने कोर कमेटी इजलास में कमेटी को नाराज़ हुकूमती रहनुमाओं की नाराज़गी दूर करने की हिदायत दे दी है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इमरान इस्माइल साहब और परवेज़ खट्टक साहब को नाराज़ हुकूमती अरकान से राब्तों की हिदायत की है। शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की जगह वो कहते हैं तहरीक इत्मीनान होगी। ज़रा सुनिएगा। तो सुना आपने ये शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे, कहते हैं कि जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपोजिशन का एक गलत कदम जो है खुद उनकी सियासी कब्र खोदने के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, शेख रशीद साहब अपोजिशन को ताना दे रहे हैं कि अभी अपोजिशन एम्पायर के न्यूट्रल होने पर इत्मीनान का इजहार करी, लेकिन जब अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो कहते हैं जी यही अपोजिशन फिर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाएगी कि जी उनको थर्ड एम्पायर ने हरा दिया है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा सारी सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए ये फरमाती हैं, बयान ये दे रही हैं कि जी कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इमरान खान साहब के साथ जो भी हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा कुछ भी नहीं है। कुर्सी और ताकत का गलत जो इस्तेमाल है और इसको हतमी समझ लेने वाले का अंजाम वो कहती जी ऐसा ही होता है। सियासत में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हुकूमत भी आनी जानी शय, मगर तकब्बुर और जो जुल्म इंसान के आगे ज़रूर आ जाता है। नवाज शरीफ साहब पर ये उनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी का शायद मुश्किल तरीन वक्त था, मगर बदतरीन हालात के बावजूद उनका कोई साथी उन्हें छोड़ कर नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने हर किसी को इज्जत दी है। अच्छा, 4 साल अवाम की तरफ से मुजरिमाना बेहिसी, गफलत बरतने वाले, महंगाई और जो नाअहली से इनकी ज़िंदगी तबाह करने वाले को आज अचानक जलसों में रोता धोता देखकर झुरझुरी सी आती है। अच्छा जी, इस रियासती ताकत इस्तेमाल करके दूसरी जमातों को कोशिश करने वाले का एक एक लम्हा बराकीन की मिन्नतें करने में गुजर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की बातों में तरले मिन्नतें नहीं है, बल्कि मुखालिफिन के लिए अभी भी गरज और ललकार ही सुनाई दे रही नज़र आ रही है। ज़रा सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद वाले अपना शौक़ पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुखालिफिन को बाकायदा ललकारते हुए कहा है कि वो जो भी करेंगे मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जी 25 साल पहले मैं सियासत में इन्हीं लोगों का मुकाबला करने के लिए आया था और जब तक मेरे अंदर खून मौजूद है मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। अच्छा, अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं को अपने पैगाम में कहा कि जब आपकी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए जो मैं आपके साथ करूंगा। यानी इमरान खान साहब अपने हवासों पर काबू रखकर अपोजिशन को जो जवाब है वो ईंट की बजाय पत्थर से दे रहे हैं। अच्छा, जहां वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना शहबाज शरीफ साहब या जरदारी को आड़े हाथों लिया,
वहीं पर आज़म सवाती भी अपोजिशन की सियासत का मकसद बताकर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा आज़म सवाती का क्लिप। तो सुना आपने आज़म सवाती को, वो क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन के जो चोर हैं उनकी कमाई का ज़रिया बंद किया हुआ है और ये लोग तंग है ज़ाहिर बात है इस बात से। और ये लोग तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आते हैं तो लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं जी अपोजिशन जिस तरह बोलती है या बोलती रही है, लेकिन उनको हमने हर तरह से हर पल शिकस्त दी है और पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि इनके क्या क्या करतूत हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने जिस शख्स को 3 बार वज़ीर आज़म बनाया वो आज मुल्क से भागकर बाहर बैठा हुआ है, वो लंदन से तार खींच रहा है, मगर ये तार पाकिस्तान नहीं पहुंच रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी पर जी तंज के तीर बरसाते हुए ये कह रहे थे सवाती साहब कि जी जाली जो अदम एतमाद है, जाली अदम एतमाद वालों को मुंह की खानी पड़ेगी और ये लोग पहले भी मार खाते रहे हैं, फिर अब मार ही पड़ेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर गायब हो जाता है और जिन्होंने चोरी की वो हमारे खिलाफ वो कहते हैं क्या खड़े होंगे, जिन्होंने खुद चोरी की, बल्कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी हमारी ही होगी। लेकिन मौलाना साहब को ये हुकूमत अभी से सिर्फ जाती नज़र आ रही है, ठहरती नज़र नहीं आ रही। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को। मौलाना साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत अभी से हारी हुई नज़र आ रही है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जी हुकूमत अपने जो खिलाड़ी हैं उनको बगावत के डर से कौमी ख़जाने से उन्हें पैसे बांट रही है ताकि वो अपनी जो वफादारी हैं वो तब्दील ना कर सकें। अच्छा, मौलाना हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐसा ही इल्ज़ाम शफकत महमूद साहब भी अपोजिशन पे लगा रहे हैं। क्या कहते हैं शफकत महमूद साहब कि पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि फ्रॉड मार्च है, छोटे शरीफ के मुलाजमों के अकाउंट से अरबों निकल रहे हैं और अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है। पार्टियां बदलना वो कह रहे हैं जी कोई सियासत नहीं होती है। और इसके साथ साथ शफकत महमूद साहब एक और बात फरमा रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को जो छोड़ने वाले हैं उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी और लूट मार के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा, शफकत महमूद साहब ने जो ये बात कही है कि जी तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की सियासत ख़त्म हो जाएगी, ये इशारा शायद उनका मेरे ख्याल से नदीम अफजल चंद साहब की तरफ था, जिन्होंने भी एक बार फिर से पीपल्स पार्टी को और इमरान खान साहब से मुंह फेर लिया है। अच्छा, अब नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने खान साहब से मुंह फेरने की वजूहात जो बताई हैं वो क्या है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते, क्लिप चलाइएगा ज़रा चंद साहब का। तो सुना आपने नदीम अफजल चंद साहब को, उन्होंने जो भी वजूहात बताई हैं वो जस्टिफाई नहीं करती हैं। जब उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी को छोड़कर, आपको याद होगा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, तब उनका क्या कहना, तब भी उनका यही कहना था कि जी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहा है और अब भी क्या कह रहे हैं, यही मौक़िफ़ दे रहे हैं। अच्छा जी, कल बिलावल जरदारी साहब क्या कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी यू टर्न लेने वालों को क्या समझती है, मुनाफिक समझती है। अब सवाल ये कि पीपल्स पार्टी को नदीम अफजल चंद का जो यू टर्न है क्या लगता है, क्या वाकई मुनाफिकत लगती है या फिर नज़रिया ज़रूरत लगता है या फिर इनका सोया हुआ जो ज़मीर है वो समझती हैं। अच्छा, खैर अब लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी हर तरीका हर हरबा इस्तेमाल करके हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है और बिलावल साहब ने तो इमरान खान साहब को 24 घंटे की मोहलत भी दे दी है। चलाइएगा बिलावल का क्लिप। जी, तो सुना आपने बिलावल साहब को क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास 24 घंटे हैं कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं वरना हुकूमत के साथ अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आज पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत भी दे दी है और सरदार यार मोहम्मद रिंद की जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में मुलाकात भी 2 घंटे जारी रही है। अच्छा, अब हर तरफ देखें तो हुकूमत को गिराने के लिए ये जो वफादारी हैं वो ख़रीदने का सिलसिला जारी है, यानी एक दूसरे का साथ मांगा जा रहा है। कहीं इस खेल में ऐसा न हो कि अवाम अपोजिशन हुकूमत दोनों से तंग आ जाएं, दोनों का साथ छोड़कर यही ना कह दें कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बस करें हमारे साथ ऐसा करना, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन को नामुनासिब और गैर ज़रूरी नारों के ज़रिए मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि हम उनके असल मसाइल को सामने लेकर आएँ। हमारे माशरे में औरत का एहतराम किया जाता है, उसको इज़्ज़त दी जाती है, वो महरूम है तो अपने हकूक़ से महरूम है, उनके हकूक़ पे बात होनी चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ के नाम निहाद अलमबरदार जो नारे लगा रहे हैं वो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है, जिससे ख़वातीन के हकूक़ के लिए उठने वाली असल आवाज़ों पर मनफी असर पड़ रहा है। अच्छा, मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिनकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही वो इखलाकी तौर पे सही है। इन मुतनाज़ नारों की वजह से औरतों के हकूक़ के लिए जो चलने वाली तहरीक है
उसको ना सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि उन खवातीन की कोशिशों पे भी पानी फिरने की कोशिश की गई जो अरसा दराज से तमाम तर मुफादात से बालातर होकर खवातीन के जो जारी इस्तेहसाल है उसके खिलाफ आवाज़। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ मुसन्निफ, शायर, हिदायतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खलील रहमान कमर साहब। खलील साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खलील साहब, हर साल की तरह इस साल भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पर यह औरत मार्च हो रहा है और खवातीन को हुकूक दिलाने की हमेशा की तरह बातें भी हो रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अमली तौर पे ये जो औरत मार्च किया जाता है इस पर क्या वाकई खवातीन के हुकूक की बात की जाती है या फिर सिर्फ इस किस्म के नारे दर्ज होते हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं जो अल्फाज या जुमले हम टीवी पे अदा भी नहीं कर पा रहे होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिजा और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस टाइम। वालेकुम अस्सलाम। और इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, फिजा आज मैं जिस शहर में बैठा हूं फैसलाबाद, इससे मेरा सबसे मजबूत नाता एक ऐसे शख्स की वजह से था जो मेरे बेटों जैसा दोस्त और दोस्तों जैसा बेटा था, जो पिछले महीने हमें छोड़कर दुनिया से चला गया, मेजर निसार। मैं सब सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि उसकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए। कम कम बापों को ऐसे बेटे मैसर आते हैं और कम कम दोस्तों को ऐसे दोस्त मैसर आते हैं। देखो फिजा, ये बहस जो चल रही है 2 साल से, मैं हैरान हो रहा हूँ अभी भी। ये जब दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है तो पाकिस्तान में ये मार्च क्यों होता है? ये बेशर्मी का अलम उठाए सड़कों पर नाचने वाली चंद औरतें, इनको अब लगाम क्यों नहीं डाली जाती? और मेरे यहाँ की वो औरत जिसकी हुर्मत पर हर्फ आ रहा है इनके घटिया नारों और घटिया और गलीज नारों की वजह से, वो उठकर अब इनके मुंह पर जूता क्यों नहीं मारती? आई थिंक आई हैड प्लेड माई रोल। एक मर्द का इनको कुछ कहना बाइस्ड, और मैं बार बार समझाता था और मैं पिछले 1.5 साल से समझा रहा हूँ। याद रखिएगा, इनके जो करतूत हैं उसकी वजह से माशरे में 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ेगी, वो मर्द के लिए सूटेबल है। तो एक्चुअली व्हाट आई वाज फाइटिंग फॉर, आई वाज फाइटिंग फॉर द वीमेन, नॉट फॉर द मैन एट ऑल। मर्दों को तो फ़ायदा है, लेकिन सवाल ये है कि मेरी सरकार कहाँ है, मेरी एजेंसीज कहाँ हैं, और वो ये ढूंढ क्यों नहीं रहे कि कौन ये मुट्ठी भर 35-36 औरतें कौन हैं और इनके साथ मिले हुए मर्दनुमा जो मखलूक है वो कौन हैं और किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि जिस तरह ये आवाज़ बुलंद हुई थी अब तक इनकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए थी। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस मामले पर मर्दों से ज़्यादा जो बेहुरमती हो रही है वो मेरे यहाँ की औरत की हो रही है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने वफा और हया के अलम बुलंद किए हैं। उनके मुंह पर थूकती हैं औरतें उस दिन, नाच कर, बेपर्दगी करके और घटिया लिबास पहनकर। समझाने का जो अच्छा खलील साहब, विफाकी जो वजीर मजहबी अमूर है नूरुल्लाह कादरी साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा था कि जी इस औरत मार्च के खिलाफ आवाज उठाई है विफाकी वजीर ने मजहबी अमूर के जो है। खत्म करने दो। जी मैं वफाकी वजीर साहब को इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इट शुड नॉट बी ओनली वन फेडरल मिनिस्टर एट ऑल, इट शुड बी कम्युनिटी एज ए होल। जी, हर बेटी, हर माँ और हर बहन की इज्जत आबरू पर हर्फ आ रहा है उनकी वजह से। लेकिन इससे एक फ़र्क हो गया है कि अब ये डिस्क्रिमिनेट हो गई हैं। हाँ, मेरी जो कुरान की आयत थी, अच्छी औरतें और बुरी औरतें, और अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की तमीज़ कर ली जाए। इन औरतों ने साबित किया कि मेरे यहाँ की अच्छी औरत जो है उसकी अज़मत का अलम जो है वो हम उठाए फिर रहे हैं, और ये उस अलम को ज़मीन पर रौंद रही हैं अपने पैरों के नीचे। इट इज़ हाई टाइम फिजा, इस पर बहस करने की बजाय और इनको इम्पोर्टेंस देने की बजाय, आई डोंट बिलीव दे आर सो इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट देम इन एवरी प्रोग्राम। नाउ दे शुड बी पुश्ड बैक। आई टेल यू, ये मुझे एक सवाल का जवाब अच्छा खलील साहब, अब आपकी बात मुकम्मल अगर होगी, आप कह रहे हैं कि इन पे बात नहीं करनी चाहिए, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए फिर मुझे बताएं? अगर ये वाकई मगरबी एजेंडे पे काम करें, इनको कैसे रोका जाए? भाई इट्स वेरी सिंपल, दे शुड बी टॉट अ लेसन। इनको हया और वफा का दर्स देना चाहिए और इनको बताना चाहिए
इनसे मैं पहले ये बात पूरी सुन लो फिजा। सवाल ये है कि दुनिया में ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना किसी और मुल्क में किसी के सोशल सेटअप पर उंगली नहीं उठाई जा रही। ये मेरे मुल्क के सोशल सेटअप पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? हमारे यहाँ ये करिकुलम क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही है? हमारा करिकुलम उनके ऊपर लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? बेशर्मी और बेगैरती का ये आलम है कि आप बजाय इसके कि अपनी अक़दार पर प्राइड लेती, आप चाहती हैं कि वो वहाँ का बाहर का करिकुलम लाकर हमारे सरों पर लाद दिया जाए और हमारे यहाँ बेहयाई का देव जो है वो हमारे सरों पर मंडलाने लगे। इन बातों को क्या समझकर स्टेट को इनको आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए? क्या इनको बताना नहीं चाहिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? दिस इज नॉट फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये कौन है फेमिनिस्ट? सवाल ये है, इफ दे टॉक ऑफ वीमेन राइट्स, तो हु दैट स्टूपिड इज हु डजंट बिलीव दैट दोज राइट्स? मैं सबसे बड़ा दाई हूँ औरत के हर राइट का। हमारे यहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं फिजा, जिसकी वजह से लोग दुबके बैठे हैं। मेरे यहाँ के जो नॉन अर्बन एरिया है, अनअर्बन एरिया है, उसका बाप बहुत बड़ी ज्यादती का मुर्तकिब है। वो बेटी से पहला और बुनियादी शरई हक जो है वो छीन लेता है, उसकी मर्जी की शादी का। मैं चीख चीख कर कहता हूँ, अगर मैं सब बापों से इस वक्त मुखातिब हूँ, आप पर लाजिम है और शरई हुक्म है आपके ऊपर, शादी करते हुए बेटी की अपनी मर्जी मत ठूंसी उसके ऊपर। कुरान पर हाथ रखवा कर पूछिए, बेटा जिससे मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वो पसंद है तुम्हें? और अगर वो नहीं पसंद तो खुदा के वास्ते बेटी को बोझ समझकर किसी की खूंटी के साथ मत बांध दीजिए। ये जब बाप अपनी अपनी नाम नेहाद गैरत और अपनी नाम नेहाद ज़बान का सहारा लेकर बेटियां वहाँ भी आते हैं जहाँ वो शादी नहीं करना चाहती, तो सोशल सेटअप में पहली बुराई शुरू होती है, जो सब बुराइयों की माँ है। अगर ये काम शुरू हो जाए और हमारे बापों को ये तरबियत दे दी जाए, तो खुदा की कसम ये फेमिनिस्ट अपनी मौत आप मर जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ रात को सोई हुई बेटी को जगाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी फलां एक कज़न के साथ तुम्हारा मैं निकाह तय कर आया हूँ फलां दिन को। दिस इज एस्टॉनिशिंग फॉर दैट गर्ल। व्हाई? आप उससे पूछते क्यों नहीं? उसने 50-55 साल की जिंदगी गुजारने जाना है। ये इस बुनियादी हक पर हमारे यहाँ का कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है जो इनके साथ नहीं है? तो ये गलीज नारे कहाँ से आए थे? मैं बार बार एक घटिया तरीन नारा है जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, वन ऑफ, और इससे ज़्यादा क्या कि मैं उनको नेशनल टीवी पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसको मेरे ख्याल में मैं कह सकता और ये चल सकता है कि लोग बैठ गए ठीक से। और वो जो पोस्टर आपको इन बदबख्त औरतों से पूछे कोई कि कभी ये बैठने का तरीका किसी बाप और भाई ने बताया है? ये हमेशा माँ बताया करती है। बाप और भाई तो नजर चुरा कर गुजर जाते हैं और ये माँ की बताती है, बेटा इस तरह नहीं बैठते। तो इट्स हाई टाइम फिजा, इस बहत को लंबा करके इनको इम्पोर्टेंस देकर इनकी नौकरियां पक्की करवाने की बजाय। अच्छा, आपने बाप और भाई का जिक्र किया, बड़ी आपने अहम बात की, ये जो आपने एक नारा कोट करके बताया खलील साहब, वो बाप और भाई के हवाले से ये भी कहती हैं खवातीन कि हमारा नाम हमारे बाप से पहचाना जाता है, भाई से या शौहर से हमारा अपना एक तारुफ है, हम अपने नाम से पहचाने जाएं। इसकी क्या समझ आई आपको इस मुतालबे की? तो ये चंद मुट्ठी भर औरतें इसी तरह, देखिए बाप का नाम कहाँ हटता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तय कर लीजिए बैठ के, उसमें कोई शौहरों की पाबंदियाँ होती? तो आप शादी से पहले तय कर लीजिए कि मेरे बाप का नाम चलेगा। अगर वो नहीं मानता तो ना कीजिए शादी उससे, बैठी रहिए आराम से। इनके इन्हीं करतूतों की वजह से हमारे यहाँ बच्चों में। अच्छा, वैसे जो कामयाब औरतें हमारी फील्ड में खलील साहब, जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े बड़े हर फील्ड में आपको कामयाब औरतें नजर आएंगी, तो उनके बाप की भी इज्जत है कि फलां की बेटी है, या शौहर का नाम भी उसको भी इज्जत से पुकारा जाता है कि ये फलां की बीवी है या फलां की माँ है। औरत जो है वो भी तो पहचान बनती है ना, मतलब अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए। और मैं आपको बताऊं फिजा, ये अपने करतूतों की वजह से उन औरतों की एफर्ट्स को भी फॉइल कर रही हैं, उनको भी ज़ाया कर रही हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ बहुत ऐसी माशाल्लाह ऐसी औरतें हैं जिन्होंने औरतों के हकूक़ के लिए बड़ा काम किया है। इन्होंने अपने गलीज़ नारों की वजह से
उनकी काविशों को भी बदनाम किया है। चलिए खलील साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्त सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, खलील रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरत मार्च के हवाले से बात हो रही है। खलील साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खलील साहब, औरत मार्च पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये मगरबी एजेंडे पे काम कर रही है और खासतौर पे जो हम जिन्स परस्ती है इसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। आपने देखा होगा इस किस्म के मिनारे होते हैं इनके प्लेक कार्ड्स पे दर्ज कि जी जो अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ रहना चाहता है या अगर औरत किसी औरत के साथ रहना चाहती है, जिसको हम गेज एंड लेस्बियंस कहते हैं, तो वो कहते हैं जी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता हमारे माशरे में? देखो फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तारीख से नादान औरतें हैं, तारीख से बेबहरा औरतें हैं कि ये वो जंगल का निज़ाम था जिसको ख़त्म करके हमने माशरे की तरफ कदम रखा और एवोल्यूशन करते हुए हम माशरे की इस शक्ल तक पहुँचे। ये हमें खींच के वापस उसी जंगल के माशरे की तरफ ले, बल्कि वो माशरा नहीं, उसी जंगल की रहतल की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। मैं सवाल पूछता हूं, अगर ये इस किस्म की बकवास कर रही हैं तो इसको सुन कौन रहा है? आप क्यों सुन रहे हैं? वाई एवरी चैनल इज गिविंग देम इंपॉर्टेंस? वाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एक्शन? सवाल तो ये है। ये मेरे और आपके चीखने से अगर ये इनका भौंकना बंद हो जाता तो मेरे ख्याल में 2 साल पहले इनको कारी ज़र्ब लग चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा खलील साहब, अगर आप कहते हैं रियासत पाकिस्तान अगर एक्शन ले, आप मुझे बताएं अगर इनके औरत मार्च को रोक दिया जाता है या अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे हुकूक को दबाया जा रहा है। पावर हो इस तरह तो कुत्ते भी आके क्लेम करने लगेंगे हमारी, हम उनके भौंकने को भी स्टॉप करते हैं। तो इसका मतलब है चंद कुत्ते अगर भौंकने लग जाएं तो वी शुड बी गिविंग देम राइट टू बार्क ऑन अस, यू नो। इस तरह तो माशरे नहीं चलते कि एक ऐसा घिनौना एजेंडा उठा के आप हमारे सरों पर लादने के लिए निकल आए और सड़कों पर आके मुजराना तमाशे करें। इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। या फिर एक काम कीजिए, स्टेट को बोलिए रेफरेंडम करा लें हमारी औरतों से, फिर इनके मुंह पर वो खुद थूक देंगी। बल्कि मैं रेफरेंडम कराने की क्या ज़रूरत है, मैं चीख के कहता हूँ, मेरे यहाँ की औरत को एहसास होना चाहिए कि इनका जो एजेंडा है वो उनकी हुर्मत पर कलंक थोपने के मुताबिक है। उनको अपनी हुर्मत बचाने के लिए अब खुद निकलना होगा। ये आवाज़ दबाई जा रही है, ये एक ऐसा घटिया तरीका है जिसकी वजह से स्टेट को, हमारी जैसी पुअर स्टेट को, अंडर डेवलप्ड कंट्री को हमेशा अपनी टोज पे रखा जाता है। इस बात को मत भूलिए। आप इकलौती एटॉमिक पावर हैं, इकलौती इस्लामिक एटॉमिक पावर। आपके घुटने ज़मीन पर लगाने के लिए वो सारी शोरशें ईजाद करेंगे, ये भी उसी एक शोरश का हिस्सा है। आप इसको दबा लेंगे, वो कोई और शोरश खड़ी कर देंगे। लेकिन आपको संभलना है, आपको समझना है। आप मुल्क सिर्फ इकॉनमी पर नहीं चलते, मुल्क अपने सोशल सेटअप पर चला करते हैं, अपनी तहजीब व तमद्दुन पर चला करते हैं। हम जब किसी के सोशल सेटअप को गाली नहीं देते तो किसी को ये हक कैसे है कि वो हमारे सोशल सेटअप को गाली दे? जब हम सिर्फ तबलीगी तौर पर इस्लामी शायर की बात करते हैं, हमने जाके ठूंसे नहीं आपके ऊपर, तो आप अपना गलीज एजेंडा लेकर हमारे ऊपर क्यों चढ़ दौड़े हैं? और ये कौन हरकारे हैं इनके? इन हरकारों से पूछना चाहिए। अगर मैं हैरान हूँ कि एक तबका, एक छोटा सा गिरोह अगर आपकी पूरी कौमियत को खा जाने के दर पे है तो उसको रोकना क्या आवाज़ दबाना है? वो खुली जंग कर रहे हैं आपके साथ। वो अच्छा खलील साहब, ये एक और अहम आपने इशू देखा होगा इस दफा जो भारत में हुआ है कि जो मुसलमान खवातीन हिजाब लेती हैं, इस्लामिक इंजंक्शंस की। बिल्कुल
अच्छा खलील साहब, भारत में जो इस बार हो रहा है, जो मुसलमान खवातीन हिजाब लेना चाहती हैं, उनके हिजाब पे बाकायदा पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। अब देखिए, अब उनके अदालतों में मामला डिस्कस हो रहा है, मतलब हिजाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से भी नूरुल हक कादरी साहब ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने, उन्होंने कहा था जी जो हिजाब डे किया जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हिजाब, ये जो औरत मार्च किया रहे थे, इस पर हिजाब भी एक नारा ये भी हो कि हिजाब आपको लेना चाहिए जो लेना चाहते हैं, ताकि उन जो मुसलमान खवातीन है भारत में, उनको एक पैगाम जाए, बल्कि उन लोगों को पैगाम जाए जो उनके हिजाब पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एक नारा ये भी इसमें लगाना चाहिए प्ले कार्ड में कि जी जो खवातीन हिजाब लेना चाहती हैं उनको आज़ादी है, उनको ज़बरदस्ती को उनका हिजाब कैसे उतार सकते हैं? ये भी तो औरतों के राइट है ना, जिस पर डाका डाला जा रहा है कि जी आप हिजाब उतार कर आएंगे तो हम आपको नौकरी करने देंगे, पढ़ने देंगे। उनके लिए आवाज़ क्यों उठाई जाती है? बात नहीं करेंगी आप। मुझे एक फिजा, रुको फिजा, नहीं बात तो खवातीन के हुकूक की कर रही है ना, ये तो खवातीन के साथ जहाँ गलत हो रहा है उनके खिलाफ बात क्यों नहीं होगी? खवातीन के साथ जुल्म और ज्यादती। फिजा रुको ना, मैं जवाब कैसे दूंगा अगर तुम बोलती रहोगी तो? जी 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 देखो, आप इनकी तारीख उठा लो, जब से ये औरतों का दिन मना रही हैं, या ये सो कॉल्ड औरत मार्च इन्होंने शुरू किया है, ये कभी भी इंडिया में होने वाली औरतों के साथ ज्यादती, इसमंदरियों और जुल्म के बारे में बात नहीं करेंगी, क्योंकि उससे इनकी तनख्वाह कटती है। ठीक है, तो आप कैसे तवक्को कर रहे हैं? आप बार बार ये, आप पिछले साल भी इस तरह की बातें कह रही थी, लेकिन ये नहीं सुनी जाती। आप इनका डाटा इकट्ठा करवाइए, पता कराइए इन्होंने आज तक इंडिया में होने वाले औरतों पर किसी जुल्म की बात की है? नेवर, दे विल नेवर। तो अब बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए, और खुदा के वास्ते हमारे मुल्क को इस किस्म की घटिया बहस में डालकर इसके जो बाकी मांदा बचे हुए तरक्की के रास्ते नहीं रोकने चाहिए। आखिरी 2 से 3 मिनट में आपका कमेंट चाहूँगी इस हवाले से। ये जो सारी जमातें इमरान खान साहब को हटाने के लिए इकट्ठी हो गई हैं, तो ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं या फिर बिलावल जरदारी साहब है, आपको लगता है कि मुल्क की तकदीर ये बदलेंगे? अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ इमरान खान so far is not able to perform, बट उसके बावजूद नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे ये नाने इक़्तिदार इन जैसे लोगों के हाथ में आ जाए, तो बस इस्तग़फ़ार, they have already played havoc with the country and that's enough। अब खुदा के वास्ते इनसे जान छुड़वा लीजिए। मैं क्या कहूँ, और मेरी दुआ है कि अपने इस आखिरी अपने दौर के इन आखिरी अरसे में इमरान खान परफॉर्म कर जाए, बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ होप्स फ्रॉम द गाय, और बदकिस्मती है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। उसकी दयानतदारी के बावजूद ये एक अलमिया है जिसको सारी कौम सफ़र कर रही है, और मेरे यहाँ का गरीब तबका बुरी तरह पिस रहा है। ये मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से तो इमरान खान जैसे आदमी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी। तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमारे पास वही क़यादत दोबारा आ जाए, और ऐसे बच्चों की क़यादत, वो बच्चे थोड़ी हैं, नाम लगाया हुआ रखा हुआ उन्होंने बच्चे, तो तब इस्तग़फ़ार, ऐसे नालायक लोगों के हाथ में तो कभी इक़्तिदार नहीं आना चाहिए। मुल्क को बर्बाद करना है तो। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में सियासत में आने का इशारा दिया था खलील साहब, तो वाकई कोई सियासत में आने का इरादा रखते हैं? फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, इफ़ थिंग्स डू नॉट गो कंट्रोल, मेरा अभी तक मेरा ईमान है कि इमरान खान इज़ एन ऑनेस्ट गाय। अल्लाह करे ही इज़ एबल टू डिलीवर बिफोर ही फिनिशेस विद हिज टेन्योर। अगर ऐसा ना हुआ तो परहैप्स मैं इसमें कूद जाऊंगा, फिर क्या होता है आई डोंट नो। जी खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।